बड़ी बेशर्मी की बात है कि अगर 80 किलोमीटर बस में सफ़र तय करके यहाँ के सियासतदान राहुल गांधी को मिलने जा सकते हैं, तो यहाँ से बारामूला और सोपर इतने दूर नहीं है, यहाँ पर आज जो है इतना सब कुछ हो रहा है, वो सारे लीडर वहाँ जाकर बैठ जाते तो किसकी हिम्मत पड़ती कि वहाँ पर क्रेन या कुछ और लगाते। हर बार डिफरेंट रजीम्स यहाँ पर आई, उन्होंने अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए विद क्लेम ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, बट वो जो पीस और स्टेबिलिटी का क्लेम था वो रियलिस्टिक हमें नहीं देखने को मिला। और ये सच्चाई भी है, सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू से रही है। हमारे बड़े ऐसे बच्चे हैं जो आज पढ़ लिख कर जो है बड़ी छोटे लेवल की प्राइवेट पोस्ट पे काम कर रहे हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, और कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं, यहाँ इस खित्ते को छोड़ रहे हैं अपना जो है सर्वाइवल ढूंढने के लिए। बीजेपी की जो यहाँ पर सियासत रही है 16 के बाद, किसी भी चीज़ पे आप भरोसा नहीं कर सकते। उनका चाहे वो सच में कोई अच्छाई के लिए कोई अच्छी चीज़ वो करें, लेकिन इतना सस्पिशियस माहौल बन चुका है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते। अगर हम राहुल गांधी की क्लेम को इस चीज़ को मैच करें, इतने बड़े उनके पास प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा उनके पास जो है वसाइल है, और वो लोग बात करते हैं कि हम फासिज्म से लड़ रहे हैं, मुझे इनका क्लेम जो है ना बड़ा सही नहीं लगता, स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। उसकी फासिज्म जो है ये कोई नया वर्ड तो नहीं है, एक पुराना वर्ड है और वक्त वक्त पे यूज़ होता है। कश्मीर की सदर रियासत को बंद कर दिया क्या वो फासिज्म नहीं थी? जब पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और हमने देखा कि उसके बाद कितना एक लॉन्ग टर्म तक टर्माइल चला, कितने ऐसे हालात रहे, तो क्या वो फासिज्म नहीं थी? कुपवाड़ा से लेकर बानिहाल का खित्ता ऐसा जो बिल्कुल पॉलिटिकल ऑर्फन बन चुका है। ज़ाती तौर पर आपको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और यूथ की तकलीफ़ क्या समझते हैं आप? मेरी कम्युनिटी में जो मेरे आसपास के दोस्त थे, जिनके साथ मैं 8वीं 9वीं की जमातों में खेलता था, पढ़ता था, मिलता था, मुझे आज उनमें से कोई जो है गिने चुने कोई 2-4 लोग ही हैं जो मिलेंगे, और वो सैकड़ों की तादाद में थे। 100 से ऊपर लोग थे जिनको मैं जानता था, विटनेस करता था। आज वो कहीं नहीं, यहाँ पर है नहीं। आज वो बाहरली स्टेट्स में जो है वहाँ पर अपना रोजगार तलाश करने के लिए एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो फाइंड करते वहाँ चले गए। आज मैं जब डेमोक्रेटली बात करता हूँ, कहीं पर जाके जो अपनी बात रखता हूँ, लोग कहते हैं कि कौन एड्रेस करेगा हमें, कौन सुनेगा। कभी आपको प्रेशर किया गया, कभी आपको सताया गया, कभी आपको कोई अजियत हुई? जब आपका नैरेटिव कोई दबा रहा है, आपके नैरेटिव को कोई जो है दुनिया के सामने नहीं जाने दे रहा, तो अब आप खुद बताइए कि इससे बड़ी सेपरेशन क्या हो। खुद ज़ाती तौर पर आप कैसे कश्मीर को देखते हैं? आप इसको पॉलिटिकल इशू मानते हैं या सिर्फ एक डेवलपमेंटल इशू मानते हैं? हेलो एंड वेलकम टू द प्रोग्राम लेट्स टॉक। आज भी हमारे साथ एक अहम और खुसूसी मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारे साथ है अनगत सिंह खालसा, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। इनसे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर और इनकी ज़ाती सियासी ओपिनियंस पर। थैंक यू वेरी मच, आपका वेलकम करते हैं। पहले इससे पहले कि हम पास्ट पे थोड़ा सा जाएं, 5 अगस्त के बाद की हालात पे, पहले हम आपका कमेंट लेना चाहेंगे। जो राहुल गांधी का इस वक्त जो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि राहुल गांधी पार्टी को रिवाइव करने जा रहे हैं, या मुल्क में जो वो कह रहे हैं कि नफ़रत है, नफ़रत को दूर करने के लिए ये यात्रा चल रही है? देखिए, मैं बड़े बड़े जो एजिटेशंस रहे हैं, पब्लिक मूवमेंट रहे हैं, उनका हिस्सा रहा हूँ, बी एट शाहीन बाग एजिटेशन और फार्मर्स एजिटेशन, तो उसमें पार्टिसिपेट किया है, वहाँ लोगों से व्यूज़ ओपिनियन जो है वो सुने हैं, समझा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो यात्रा है बिल्कुल भी कोई वैसा पब्लिक प्रोग्राम है, और जिस तरह के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं फासिज्म से लड़ने के, तो ये फासिज्म की जो परिभाषा है, जब तक हमें जो पास्ट में सिनेरियो हुए हैं वो जस्टिफाई नहीं किए जाएंगे, लोग क्लेरिफाई नहीं किए जाएंगे, तब तक ये मान लेना एक पार्टी के एक जो बड़े लीडर हैं उनके इस क्लेम को ये मान लेना कि मैं फासिज्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ, वो तब तक जो है जनरली क्लियर नहीं हो सकता, जब तक वो अपने जो पास्ट में किए हुए काम हैं, जो वो सिनेरियो हैं, वो जस्टिफाई नहीं करते, स्पेशली टू द पीपल ऑफ कश्मीर, पंजाब, नागालैंड एंड तमिलनाडु। क्योंकि अगर आप पास्ट के इतना भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स देखेंगे, इवेंट्स देखेंगे जो वहाँ पर हुए हैं, तो वो भी बड़े एक फासिज्म के अंडर ही आते थे, एक फासिज्म वाले फैसले थे जो वहाँ पर किए गए। तो जब तक लोगों को वो क्लियर नहीं किए जाएंगे, जिस पार्टी का पॉलिटिकल जो सेंट्रिक है व्यू वो इमरजेंसी की सियासत में रहा है, जिनके ऊपर इतने ज़्यादा दब्बे हैं, जब तक वो चीज़ें साफ़ करके नहीं चलेंगे, जस्टिफाई नहीं करेंगे कि हमने पास्ट में क्या किया है, और आज हमें अगर ये रिकॉग्नाइज होता है कि मुल्क भर में एक फासिस्ट माहौल बन चुका है, तो उन्हें पहले ये जस्टिफाई करना चाहिए कि इसकी नींव जो है वो नींव पत्थर कहाँ रखी गई थी। आप जो आइडियोलॉजी पर हम जब जाते हैं, चाहे वो बीजेपी की आइडियोलॉजी है या कांग्रेस के आइडियोलॉजी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कि मैंने आपसे पहले ही क्लियर कहा कि प्रेजेंटली ये बात चल रही है कि फासिज्म वाला माहौल है, यानी कि टर्म्स डिक्टेट की जा रही हैं, अपने ओपिनियन, अपने व्यू पॉइंट्स को जो है रखने पर पाबंदियां जो है वो कसी जा रही हैं। मैं ये चीज़ मानता हूँ, और ये चीज़ आज हर कोई मेरे हिसाब से जो भी एक जागती ज़मीर वाला इंसान है, कलेक्टिव कोशिश जिनकी जिंदा है, वो चीज़ को मानता है।
अब इशू ये है कि जब हम इस चीज़ को एग्री करते हैं, मानते हैं, तो साफ सी बात है कि ये टर्म्स तो क्लियर होगी कि हम बीजेपी के इस माहौल को किस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब एक इंसान खड़ा होता है और वो ये कहता है कि जो फासिज्म वाली टर्म है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हम लोगों को इससे बाहर निकालेंगे, यानी कि वो चीज़ का दावा करता है कि जो माहौल बन चुका है, इस माहौल को मैं ही एक अकेला फरिश्ता हूँ जो इस माहौल से आपको बाहर निकाल सकता है। तो जो वो इस चीज़ का जो है दावा करता है, क्लेम करता है, तो उसे अपना बैकग्राउंड जो है वो देखना पड़ेगा और हमें भी उस शख्स पे ट्रस्ट करने से पहले उससे ये सवालात करने पड़ेंगे कि आपकी पार्टी की जो पुरानी सियासत रही है, जो कुछ उसमें हुआ है, आप किस हद तक उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए, अब फासिज्म जो है ये कोई नया वर्ड तो नहीं है, ये एक पुराना वर्ड है और वक्त वक्त पे यूज़ होता है। इसकी बुनियाद अगर मुझसे पूछी जाए कब रखी गई, कैसे रखी गई, तो एज अ कश्मीरी मेरा पहला सवाल होगा कि जब इसी रजीम के एक इंसान ने, इसी रजीम के एक लीडर ने कश्मीर की सदर रियासत को बंद कर दिया, क्या वो फासिज्म नहीं थी? जब पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और हमने देखा कि उसके बाद कितना एक लॉन्ग टर्म तक टर्माइल चला, कितने ऐसे हालात रहे, तो क्या वो फासिज्म नहीं थी? हम नागालैंड में जाकर देखते हैं ऐसे हालात थे, क्या वो फासिज्म नहीं थी? क्या तमिलनाडु के लोगों को वो फासिज्म जस्टिफाई नहीं करनी पड़ेगी? तो अगर ये क्लेम किए जा रहे हैं कि हम फासिज्म से लड़ रहे हैं, देखिए मुस्तकबिल तभी बन सकता है जब माजी की जो चीज़ें हैं वो क्लियर की जाएं। जब तक माजी की चीज़ों को क्लियर नहीं किया जा सकता, अगर वो सुधर नहीं जा सकती, वो चेंज नहीं हो सकती, बट उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जब तक वो चीज़ें क्लियर ना की जाएं, तब तक मुस्तकबिल में आप जो है कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। बिल्कुल जो उनकी बातें हैं बहुत अच्छी हैं, जो बातें करते हैं वो सच में ऐसी बातें हैं जो आज के समय में होने चाहिए, पर जो कर रहा है उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या वो रियलिस्टिक है इन बातों को लेके, वो बहुत मैटर करता है। हमारा सवाल उस चीज़ पर है, हम इन बातों से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर जब कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें अपना पास्ट जो है वो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा जो सब कुछ हुआ है। जब आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे जब आप कमेंट करते हैं, इसको आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ये स्टांस देते हैं या आप अपनी कम्युनिटी बेस्ड इस पे आपका स्टांस है? आप कभी भी एक बंदा पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वर्ल्ड सिनेरियो हो। आप एक पर्टिकुलर बंदा पूरी अपनी कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। जागती जो कौमें होती हैं, जो जागती कम्युनिटीज़ होती हैं, उनमें जो है आपसी डिफरेंस ओपिनियन होते ही हैं। मेरे साथ के जो लोग हैं वो काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। अब मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, जो इंडिविजुअल मेरा एक मानना है, वो ये है कि जब तक माजी की हुई चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं की जाती, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होती, तब तक आप मुस्तकबिल पे नहीं जा सकते। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ, अब ये तो नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे दिमाग में है तो सब लोग मुझे फॉलो करें या मेरा ओपिनियन नहीं सही है। हो सकता है किसी का जो ओपिनियन हो मुझसे डिफरेंट हो और वो भी अपने बातों में सही हो सकता है, लेकिन मेरा है ये ओपिनियन और मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ। 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ की सियासत में ज़लज़ला बरपा हुआ, आप ज़ाती तौर पर इसको क्या महसूस करते हैं, चूँकि आप खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ और अक्सर मुझे सवाल भी किया जाता है कि समझना चीज़ों को आप कैसे समझते हैं, हमें कैसे समझना चाहिए। मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, जब तक सवालों का जवाब नहीं मिलते, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। मुझे ये लगता है कि हर बार डिफरेंट रिजीम्स यहाँ पर आई, उन्होंने अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए विद क्लेम ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, बट वो जो पीस और स्टेबिलिटी का क्लेम था वो रियलिस्टिक हमें नहीं देखने को मिला। और ये सच्चाई भी है। 5 अगस्त के बाद ये दावा कर दिया कि आप कुछ महीने घरों में अपने बैठ जाइए, बंद हो जाइए। इतना भी हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर था सारा उसको बंद कर दिया गया। हमारे पास जो बेसिक जमहूरी हमारी राइट्स थी वो जो है करप्ट कर दी गई, वो छीन ली गई, वो जम कर ली गई। और उसके बाद ये दावा किया गया कि आप ये जो चीज़ें बर्दाश्त कर लीजिए, इसके बाद आपको कभी भी कुछ जो अनसर्टन सिचुएशन है वो विटनेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो क्लेम जो था फेल हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया जाता, जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। ख़ास तौर पे देखिए, मैं समझता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने पिछले कुछ समय में पीर पंजाल, चनाब सारी जगहों पर घूमा हूँ, वहाँ के लोगों से मिला हूँ। किसी सियासी तजुर्बे के लिए नहीं, बट पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मिला हूँ। मुझे लगता है कि जो एक यतीम एरिया बन चुका है ना सियासी तौर पे, ऑर्फन बन चुका है, जिसको कोई पॉलिटिकल नहीं रही कोई सोच समझना ही, जिसके पास कोई अपना पॉलिटिकल फेस है, वो खिता कुपवाड़ा से लेकर बानियाल का है। ये मैं समझता हूँ, जो मेरे नॉलेज है, जो मैं चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि कुपवाड़ा से लेकर बानियाल का खिता ऐसा जो बिल्कुल पॉलिटिकल ऑर्फन बन चुका है। हम लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है क्रेडिबल जिसको पब्लिकली हम लेकर घूम सकें, जिसको हम डिफेंड कर सकें और जिससे कुछ गलतियां ना हुई। राइट। बड़ा कम कोई एक आधा ऐसा चेहरा मिलता है कि जिसे हम कह सकते हैं कि इससे कोई गलती नहीं हुई है, बट उसके बाहर का जो एरिया है, आप स्टार्ट चाहे लेह लद्दाख करगिल से कर लीजिए, या फिर उसके बाद आप पीर पंजाल, चनाब या बानियाल के बाद आप बिल्कुल लखनऊ तक चले जाइए, लोगों के पास ऑप्शन है। उनके पास
एक आइडिया है कि हमारे पास कोई परेशानी होती है तो हमें किस बंदे के पास जाना है, हमारा लीडर कौन है, या फिर कहीं पर कुछ हो गया तो कौन बंदा सड़क पे आ सकता है, उनके पास वो चीज़ें हैं। लेकिन ये जो खिता है ये बिल्कुल तौर पे सियासी ऑर्फन हो चुका है, और इस वजह से इस खिते की परेशानियां, तकलीफें जो हैं वो बिल्कुल एक अनरिजॉल्व रह चुकी हैं। हर एक, चाहे वो सोशल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, हर एक हिसाब से इसकी परेशानियां जो है वो अनरिजॉल्व रह चुकी हैं आज तक। और लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि आखिर हमें अब आगे क्या करना है, क्या हमारे पास कोई लीडर है, क्या हमारे पास कोई चॉइस है जिसको हम अपनी चॉइस कह के लोगों को आगे बता सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो ये बात कहता हूँ ना, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद ये बात जो है इतनी ज़्यादा जेन्युइन नहीं है कि खाली एक खित्ते में ही जो है बिल्कुल पॉलिटिकल ऑर्फन हो चुका है, बट ये सच्चाई है। आप चिनाब वैली के लोगों से मिलिए, आप पीर पंजाल के लोगों से मिलिए, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो किस बंदे के साथ है। उनको कल अगर इलेक्शन भी हो जाती है तो दे नो कि हमें कहाँ पर जो है अपना वोट कॉन्टेस्ट करना है, कहाँ डालना है। पर इस खिते के लोगों में बड़ी ही ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी है, वो नहीं जानते, ना ही इस खिते में कोई ऐसा चेहरा बन सका जो ट्रस्टवर्दी हो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के हिसाब से। हमने देखा कि 1947 से दो बड़े इश्यूज़ जम्मू कश्मीर के रहे हैं, स्पेशली जब हम कश्मीर खिते की बात करते हैं। एक तो यहाँ का सिक्योरिटी सिनेरियो और दूसरा यहाँ की यूथ है, उनके इश्यूज़। आप खुद एक यूथ है और आजकल आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ तक हम ऑब्जर्व करते हैं आपको सोशल। ज़ाती तौर पर आपको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और यूथ की तकलीफ़ क्या समझते हैं आप? जिस खिते को मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है वो कुपवाड़ा से लेकर बानियार तक है, जहाँ पर हम रहे हैं, जहाँ पर हमने ज़िंदगी बसर की है। और जब हम खिते से पार जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक अलग दुनिया जो है देखने को मिलती है, जहाँ की परेशानियाँ हमारी परेशानियों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हैं। उनकी सोच समझने का तरीका भी बिल्कुल हमसे डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है हमसे। बात यह है कि हमारी जो जनरेशन है वो स्पॉइल हुई है। स्पॉइल किस हिसाब से हुई कि हमने कभी भी जो पीस और अमन का दावा था जो डिफरेंट रिजीम्स ने यहाँ पर किया अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स से, वो हमने विटनेस नहीं किया। और आज जो चीज़ मैं विटनेस कर रहा हूँ, स्पेशली बड़े अच्छे खासे लेवल पे यूथ की जो है माइग्रेशन हो रही है कश्मीर से। ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँ, मेरी कम्युनिटी में जो मेरे आसपास के दोस्त थे जिनके साथ मैं 8वीं 9वीं की जमातों में खेलता था, पढ़ता था, मिलता था, मुझे आज उनमें से कोई जो है गिने चुने कोई 2-4 लोग ही हैं जो मिलेंगे, और वो सैकड़ों की तादाद में थे। 100 से ऊपर लोग थे जिनको मैं जानता था, विटनेस करता था। आज वो कहीं नहीं, यहाँ पर है नहीं। आज वो बाहरली स्टेट्स में जो है वहाँ पर अपना रोज़गार तलाश करने के लिए एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो फाइंड करते वहाँ चले गए। सिमिलरली जो हमारी यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो उनमें जो मेरे दोस्त थे बड़ी एक अच्छे खासे रेशियो में वो कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन अनसर्टन है। किसी के पास जो कोई रियलिस्टिक सोल्यूशन है, रियलिस्टिक पीस का फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि बार बार क्लेम किया जाता है कि इस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें और बिगड़ी, चीज़ें ठीक नहीं हुई, जनरेशनें तबाह हुई, एजुकेशन सेक्टर जो है बच्चों का तबाह हुआ। मैंने खुद अपनी 7वीं की जमात में 6 महीने स्कूल नहीं देखा, अपनी 9वीं की जमात में 4-5 महीने स्कूल नहीं देखा। तो जब हम इस टर्म को लेकर चलते हैं तो आखिरकार हमने देखा ही क्या है? हमने ब्लडशेड ही देखा है। मतलब जब मैं दिल्ली के बच्चे से बात करता हूँ, मुंबई के बच्चे से बात करता हूँ, किसी और खिते के बच्चे से बात करता हूँ, तो उन्हें नहीं पता कि कैसियो क्या है, फ्रिस्किंग क्या है। ये चीज़ें हमने विटनेस की, जिसने पूरा हमारा जो एक साइकोलॉजिकल सेंस है उसमें बड़ा एक रिफ्ट पैदा किया है चीज़ों को देखने का, समझने का। दो चीज़ें आपने ऐड की, एक तो आप पीस की बात करते हैं, दूसरी आप स्टेबिलिटी की बात, रिजॉल्वमेंट एंड स्टेबिलिटी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, कोशिशें हमेशा हुई? मैं चूंकि आपका विजन जानना चाहूँगा। मैं यही विजन, एट द एंड विजन यही है कि आप किसी पे अपना ओपिनियन, आप किसी पे अपना व्यू, आप किसी पे अपना फैसला जो है इम्पोज नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल फॉर्मूला है। ये हर एक कौम का, हर एक रिलीजन का, हर एक कम्युनिटी का, हर एक आइडियोलॉजी का जो है मानना है। आप किसी पे चीज़ें इम्पोज नहीं कर सकते। इवन इफ इट इज़ अ रिलीजन, अगर आप किसी पे इम्पोज करते हैं तो जो है बैक स्टेप हो जाता है, वो नहीं कामयाब हो सकता। चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जब आवाम उससे खुश हो, जब आवाम उससे राज़ी हो। अब ये मेरा काम नहीं कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं, मेरे पास इतना पावर नहीं, मैं चीज़ों को जो है रिजॉल्व कर सकूँ। ये जो लोग इक़्तिदार में थे या लोग जो खुद को लीडर कहते हैं या जो क्लेम करते हैं स्टेबिलिटी का, अगर मेरे फार्मूला को कोई कहे कि हाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर जो है वो बैक ऑफ हो जाए, तो फिर मेरे पे जो है कोई ब्लेम कर सकता है। लेकिन जो सियासतदान यहाँ रहे हैं, जिन्होंने डिफरेंट अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनके वो फेल हुए हैं। और आज ये नतीजा है कि आज ये जो अनसर्टन एटमॉस्फेयर है यहाँ पर पैदा हुआ है, और आज से नहीं, बड़े एक लंबे समय से है। तो मेरी यही आइडियोलॉजी है, यही विजन, यही मानना है कि चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए, चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। एड्रेसमेंट और रिजॉल्वमेंट जो है ये मस्ट है, और ये दोनों एक साथ ही चलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि
इस सारे खिते में अलग अलग विजन्स हैं, अलग अलग जो है पॉलिटिकल फार्मूलाज हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं। सियासत खिते से खिते चेंज हो रही है। आप अगर लद्दाख करगिल की देखेंगे आइडियोलॉजी, उनका पॉलिटिकल व्यू देखेंगे, वो कश्मीर के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप कश्मीर के लोगों से बात करते हैं तो वो लद्दाख के और जम्मू कश्मीर, चिनाब के, लखनपुर तक के लोग हैं, वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। इन सब लोगों को आप बिठाकर और जब आप एड्रेस नहीं करते चीज़ों को तो रिजॉल्वमेंट तो रोड मैप क्या हो सकता है? सिर्फ ये चीज़ के लोगों को बिठाना है या कोई और ऐसा भी रास्ता है जिससे ये चीज़ें प्रिवेल हो सकती है? सबसे पहला जो देखिए, अक्सर कोई बड़ा जब हम मिशन रखते हैं, कोई बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी हमारी अचीवमेंट होती हैं, तो उसके छोटे छोटे पड़ाव होते हैं जो हमें पार करने पड़ते हैं। एक दिन में वो चीज़ें नहीं हो सकती। सबसे पहला तो आज अगर जब मैं किसी को आज डेमोक्रेटिकली अपना फंडामेंटली बात रखने को कहता हूं तो मेरे जो दोस्त हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। ये बड़ी ही शर्म वाली बात है और दुख वाली बात है कि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते इस चीज़ में। लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है डेमोक्रेटिक और फंडामेंटल वे में जो आज बात करने से। लोग इस चीज़ से जो है अपना पासा चेंज कर रहे हैं, वो अपना जो है मुंह इस चीज़ से फेर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक इशू है जिसके बारे में कुल दुनिया को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक कौम का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से विश्वास उठने लग जाए तो वो एक बड़ा बैड सिनेरियो जो है उस कौम के लोगों पे जो है वो क्रिएट होता है। आज मैं जब डेमोक्रेटली बात करता हूँ, कहीं पर जाके जो अपनी बात रखता हूँ, तो लोग कहते हैं कि कौन एड्रेस करेगा, हमें कौन सुनेगा। जब इस तरह की एक जो है हमारे में एक एहसास पैदा हो जाए कि हमें एड्रेस नहीं किया जा रहा, सुना नहीं जा रहा, तो वो बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट जो है पूरी रियासत में, पूरी दुनिया में, पूरे लोगों में और पूरी सोसाइटी में जो है वो दे रहा है। सबसे पहली बात कि जो लोगों में ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है कि हमारी वॉइसेस को कहीं पर एड्रेस नहीं किया जा रहा, वो जो है वो ठीक होनी चाहिए। लोग जो बोलते हैं, लोग जो चाहते हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए, ना कि अपने आप मीडिया प्रोपोगंडा वे से किसी और तरीके से उस चीज़ को आप ऐसा कन्वर्ट कर दें कि नहीं ये बात हो नहीं रही, लोगों का ये नैरेटिव नहीं है, लोगों का ये ओपिनियन नहीं है, और अपना ओपिनियन जो है कंपोज करने लग जाएं। वो चीज़ें जो है पहले ठीक होनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम जो है किसी और चीज़ की बात कर सकते हैं, किसी उस चीज़ की जो है उम्मीद कर सकते हैं। आज तो देखिए, आज हालात ये हैं कि लगभग 6 साल से हमारी स्टेट असेंबली नहीं है, 6 साल से आपके पास कोई हुकूमत नहीं है। तो इन हालातों में सारे जो फंडामेंटल और डेमोक्रेटिक क्लेम्स है वो कहीं ना कहीं पर खोखले लगते हैं। और जब हम किसी को ये बातें कहने भी चाहते हैं तो आप खुद शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि इसका ग्राउंड रियलिस्टिक नहीं लगता लोगों को। जब आप सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपनी ओपिनियन, अपनी राय रखते हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप रेजिस्टेंस फ्रंट के सफ़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। कभी आपको प्रेशर किया गया, कभी आपको सताया गया, कभी आपको कोई अजियत हुई? रेजिस्टेंस जो है ना, वो हर एक कौम का, हर एक इंसान का नेचर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप और मैं यहाँ बैठे हैं, मैं आपको धक्का दूँ तो आप वापस मुझे धक्का देंगे ना, इट इज़ ए टास्क ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो एक नॉर्मल सी नेचुरल थिंग है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हर एक खिते में, हर एक कौम में चीज़ें होती रहेंगी। बाकी बड़ी परेशानियाँ जो इस माहौल में आपको देखनी पड़ती हैं। अब आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादा तफसील में चीज़ें नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि कुछ चीज़ें हम जो है प्राइवेट भी अपने में रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को हम इतने जल्दी एक्सपोज भी नहीं करना चाहते। तो आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, और अगर हम राहुल गांधी की क्लेम को, इस चीज़ को मैच करें, वो लोग इतने बड़े, उनके पास प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा उनके पास जो है वसाइल है, और वो लोग बात करते हैं कि हम फासिज्म से लड़ रहे हैं। मुझे इनका क्लेम जो है ना बड़ा सही नहीं लगता, स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। उसकी वजह क्या है कि हम जैसे जो लोग हैं, या फिर और लोग हैं जो किसान आंदोलन में थे, जो अपना एंटी-सीए कैब के प्रोटेस्ट में थे, या आज काफ़ी जो एक्टिविस्ट हैं, जो बेचारा लड़ रहा है, कर रहा है, जेलें भी काट रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी देख रहा है, पत्रकार है, रवीश कुमार जैसे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपना जो है एक फर्ज अदा कर रहे हैं। आप देखिए कि किस हद तक जो है कदगने वो लगाई गई हैं कि ट्विटर आपके हैंडल, आपके फेसबुक पेज तक जो है उनकी रीच लिमिट कर दी जाती है, ब्लॉक कर दिए जाते हैं। कितने ही ऐसे पंजाब सेंट्रिक, सिख सेंट्रिक चैनल हैं, वेबसाइट्स हैं जो रिसेंटली ब्लॉक कर दी गई हैं, जो अकाउंट विदहेल्ड कर दी गई हैं। इवन रवि सिंह खालसा एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया भर में, उनका अकाउंट जो है ट्विटर पे विदहेल्ड कर दिया गया है। तो जब ऐसे माहौल में आपका एक ओपिनियन जो है, नैरेटिव जो है, दुनिया तक वही नहीं लोग पहुँचने दे रहे, तो आखिर आप क्या करेंगे? आज इस दुनिया में जो जंग चल रही है ना, वो नैरेटिव की है, वो ओपिनियन की है। राइट। जब आपका नैरेटिव कोई दबा रहा है, आपके नैरेटिव को कोई जो है दुनिया के सामने नहीं जाने दे रहा, तो अब आप खुद बताइए कि इससे बड़ी सेपरेशन क्या होगी? तो फिर जो हमारे आईन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देखिए अब वो सब तो है, लेकिन उसका क्लेम फिर जो करते हैं यहाँ से ये चीज़ें भी हैं कि इस तरह की कदरें लगाई जा रही हैं। ये जवाब जो है ये उनको देना है, जवाब हमें तो नहीं देना, ये हमारे को तो ये जवाब नहीं देना, क्योंकि हम इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। ये जवाब उन लोगों को देना है जो इस चीज़ का क्लेम करके कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। हर एक यहाँ खुद को अब सोशल एक्टिविस्ट कहता है। ये सोशल एक्टिविज़म होता क्या है, अगर हम इसकी प्रोफेशनल वे में देखें? देखिए मुझे तो पता भी नहीं कि ये टर्म कब और कैसे लोगों ने मेरे नाम के साथ या बाकी लोगों के नाम के साथ जोड़ दी।
जहाँ तक मुझे याद है, मैं 2016 से 2017 से जो है इस फील्ड में एक्टिव हूँ। बड़े सारी चीज़ें हमने की, लेकिन 19 के बाद इस टर्म को जो है स्पेशली यूज़ कर लिया गया। क्योंकि 19 के बाद लोगों को लगता था कि अपने नाम के साथ किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट रखना हो सकता है कि हमें किसी प्रॉब्लम में जो है वो डालना दे। तो ये टर्म जो है तब फेमस हो गई। अब सोशल एक्टिविस्ट या कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, उसका जो मतलब है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो दुनिया के सामने है। ये तो कोई ऐसी टर्म नहीं ना जो कश्मीर ने ही जनरेट की हो, डिस्कवर कश्मीर नहीं की हो। ये तो सारी दुनिया को पता है। सारी दुनिया में बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। जब मुझे कहीं पर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ पर अक्सर मुझे सिविल राइट या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहा जाता है। तो सिविल राइट, ह्यूमन राइट, सोशल एक्टिविस्ट, ये सारी ऐसी टर्म्स है। समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये टर्म जुड़ती है और उनको अपना फ़र्ज समझना चाहिए। इसकी जो, अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो हर कोई बंदा जो समाज को कुछ देना चाहे, जो अपने माशरे को सुधारना चाहे, अपने माशरे में चेंज आना चाहे, उसके साथ ये टर्म जुड़ सकती है। अब बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़े एक लंबे अरसे से ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने साथ ये टर्म्स यूज़ नहीं करते। बट कुछ लोगों को 19 के बाद ये टर्म नहीं लगी, सूटेबल लगी और अच्छी लगी। उनको लगा कि नहीं, ये कुछ ऐसी टर्म है जिसको ना हमें पॉलिटिक्स के साथ रिलेट किया जाएगा, ना हमें किसी और चीज़ से रिलेट किया जाएगा। तो सोशल वर्कर को उन्होंने ऐसी टर्म बना दी जिसके साथ वो अपने आप को करने में खुश रहते हैं। ये मेरा पर्सनल जो है एक एनालाइज है जो मैं कर रहा हूँ। जी, माइनॉरिटीज़ का इशू तो हमेशा यहाँ रहा है। मैं स्पेशली कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? आप चूँकि खुद सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पंडित्स का हमने देखा कैसे क्या हुआ, तो हाउ डू यू सी ओवरऑल दिस सिचुएशन? देखिए, मैं ये चीज़ समझता हूँ, जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अपने लड़कों से मिलकर जो है चीज़ एनालाइज कर रहा हूँ, अपने दोस्तों से, अपनी कम्युनिटी के, कि ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो आज के टाइम में प्रेफर कर रहे हैं यहाँ से बाहर निकल के काम करना, क्योंकि सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं है, सेफ एटमॉस्फेयर नहीं है। और जहाँ तक बात रही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की माइनॉरिटीज़ के लिए, मुझे लगता है कि खासतर, मैं पंडित्स के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि वो एक डिफरेंट कम्युनिटी है, मुझे तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू से रही है। हमारे बड़े ऐसे बच्चे हैं जो आज पढ़ लिख कर जो है बड़ी छोटे लेवल की प्राइवेट पोस्ट पे काम कर रहे हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, और कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं, यहाँ इस खित्ते को छोड़ रहे हैं अपना जो है सर्वाइवल ढूंढने के लिए। तो ये जो बात की जाती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो ये एक फॉल्स क्लेम है सिखों के लिए खास तौर पे। क्योंकि देखिए, कश्मीरी सिखों का सबसे बड़ा मसला था, इट वॉज अबाउट असारो, मुझे उसका स्पेसिफिकली नाम याद नहीं आ रहा, बट जो असारो था हमारा, जो लगभग हज़ारों की तादाद में नौकरियां जो है वो सिखों को दी जानी थी, आखिरकार वो नौकरियां हमसे छीन कर वो माइनॉरिटी कोटे से जो है टोटली माइग्रेट कोटे में कर दी गई। तो वो बड़ा एक इनजस्टिस हमारे साथ हुआ। इसके अलावा जब माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर लागू की गई तो उसमें कोई भी इस तरह का पैकेज जो है 1% का, 2% का, 3% का नौकरियों का हमारा नहीं रखा गया। उस वजह से क्या हुआ कि एक, आप देखिए, सिनेरियो ऐसा चला कि जिसने भी 2008 में, 10 में, 9 में, 11 में, 12 में या पहले इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर में, वो बंदा डूबा है। बड़ा बिजनेसमैन सर्वाइव कर गया, लेकिन जिसके लाखों में ही इन्वेस्टमेंट थी वो पूरा खत्म हो गया। हमारे जो कम्युनिटी के बच्चे थे, जो सरदार थे, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, कंटिन्यू जो यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर रहा, एक अनस्टेबिलिटी रही, उसकी वजह से वो बिजनेस ठप हुए और उसका वो सारा जो है वो एक इन्वेस्टमेंट थी वो बिल्कुल ज़ाया गई। और आज के टाइम पे सर्वाइवल का उनके पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो है यहाँ से बाहर निकल के सर्वाइव करना, यहाँ पर उनका सर्वाइव करना, क्योंकि देखिए रोटी के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। खुद ज़ाती तौर पर आप कैसे कश्मीर को देखते हैं? आप इसको पॉलिटिकल इशू मानते हैं या सिर्फ एक डेवलपमेंटल इशू मानते हैं? नहीं, देखिए, इस चीज़ को कोई अंडर तो नहीं कर सकता, इट्स अ पॉलिटिकल इशू एंड इसका जो है पॉलिटिकल रिजॉल्वमेंट हो सकता है इसमें। आप देखिए, अब हम देखें तो बाहरले आप खित्तों को कंपेयर कीजिए, यूपी से, बिहार से हमारा कश्मीर बड़े आगे है। यहाँ का जो मसला है वो ड्रेन्स का, पावर का नहीं है, यहाँ के मसले बिल्कुल डिफरेंट है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, अभी बाहर की काफ़ी स्टेट्स में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो यहाँ के इशू डिफरेंट है, यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो डिफरेंट है। आप इसको ये नहीं कह सकते यहाँ पर सबको जो है वो जॉब्स की वजह से है, सबको जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं वो सारे लोग जानते हैं, कोई भी इतना अंधा नहीं है कि वो चीज़ कह दे कि खाली ये डेवलपमेंट इशू है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें लोगों को क्लियर हैं। अब इंसान जब खुद चीज़ों से मुंह फेरना चाहे, वो रियलिटी को ना एक्सेप्ट करे, तो फिर ऐसे क्लेम जो हैं वो जो भी लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 लैंड लॉज स्पेशली, हम जब देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप सोसाइटी पर? नहीं, इम्पैक्ट कुछ अच्छा तो है नहीं, और जिस हबड़ा दबड़ी में चीज़ों को किया जा रहा है वो सारी सस्पिशियस ही हैं। और जिस तरह से फंक्शनर, आप देखिए कि हर महीने हमें ऐसा फंक्शन मिल जाता है कोई लॉ का, कोई ऐसी रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें सारे लोग जो हैं बड़ा गुस्से में होते हैं, पार्टियां बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करती हैं, पर कुछ दिनों के बाद चीज़ें जो है ठप हो जाती हैं। तो मुझे तो पिछले 1-1.5 साल यही चीज़ें विटनेस करते हुए हो गया। कभी आप
इलेक्शंस के टाइम पे ये कह देते हैं कि हमने इतने वोटर्स ऐड कर दिए, फिर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ा शार्प रिएक्शन देती हैं, फिर चीज़ें शांत हो जाती हैं बिना किसी रिजॉल्वमेंट के। फिर लैंड इश्यूज़ आ जाते हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज़ आ जाते हैं, और जो अपने लीज इश्यूज़ है वो आ जाते हैं। कुछ देर के लिए यहाँ पर उस सियासतदान है वो शार्पली रिएक्ट करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। बड़ी बेशर्मी की बात है कि अगर 80 किलोमीटर बस में सफ़र तय करके यहाँ के सियासतदान राहुल गांधी को मिलने जा सकते हैं, तो यहाँ से बारामूला और सोपोर इतने दूर नहीं है, यहाँ पर आज जो है इतना सब कुछ हो रहा है। वो सारे लीडर वहाँ जाकर बैठ जाते तो किसकी हिम्मत पड़ती कि वहाँ पर क्रेन या कुछ और लगाते। लेकिन एक हिपोक्रेसी है हमारे लोगों की, वो अपना खाली एक रिकॉर्ड बना लेते हैं कि हमने तब जुबान खोली थी, बट ज़मीनी सतह पर आकर कुछ नहीं करते। और बीजेपी की जो यहाँ पर सियासत रही है 16 के बाद, किसी भी चीज़ पे आप भरोसा नहीं कर सकते। उनका चाहे वो सच में कोई अच्छाई के लिए कोई अच्छी चीज़ वो करें, लेकिन इतना सस्पिशियस माहौल बन चुका है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते। 19 के बाद जैसा सिनेरियो हुआ, एक स्टेट की जो डेकोरम होती है, एक स्टेट की जो जुबान होती है, उसके ऊपर लोगों का यकीन नहीं रहा। सुबह कह दिया गया कि शाम होते होते सब ठीक हो जाएगा, और शाम जब देखी शाम चढ़ी तो कोई नया फैसला सुना दिया गया। शाम को कहा गया कि सुबह जब होगी तब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, और सुबह हमें पता चला कि सुबह कर्फ्यू लग गया है और आपके फ्यूचर का फैसला जो है वो पार्लियामेंट में कर दिया गया, और गवर्नर साहब कहते थे कि कुछ नहीं होगा। तो ऐसे माहौल में चाहे वो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए भी क्यों ना की जाएं, किसी को आप भरोसा नहीं दिला सकते। और ये सच्चाई है। लेजिटिमेसी ऑफ जो आपके ऑर्डर्स हैं, लेजिटिमेसी जो आपकी ज़ुबान की है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम आपको आने वाले वक्त में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ देखेंगे? देखिए, कश्मीर में सियासत जो है बिल्कुल ऐसी है कि उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं उन्हें खुद नहीं पता कि आज तक वो क्या कर रहे हैं। जो सच्चाई है, यहाँ के चंद एक दो सियासतदान ऐसे हैं जिनके पास कुछ विजन था, व्यू था, और आज वो भी जो है चुप करके खामोश बैठे हैं। जब सियासतदान एक ऐसे माहौल में अपनी कौम के लिए कुछ कर नहीं सके, अपने खिते के लिए कुछ कर नहीं सके, जब करना था, और वो आज भी जो ये चीज़ कहते हैं कि हमें स्पेस की जो है वो ज़रूरत है, जब स्पेस मिलेगी तब कुछ करेंगे, तो जो स्पेस पे डिपेंडेंट है हम उनके साथ जुड़कर क्या आखिर हासिल कर सकते हैं। और सियासत जो होती है वो खाली पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं होती, सियासत उससे बाहर भी हो सकती है। सियासत की टर्म जो है हमने डिफ़ाइन कर ली है इलेक्शन की, हमने सियासत की टर्म जो है वो डिफ़ाइन कर ली है खाली वोट बैंक की, लेकिन सियासत उससे बाहर भी हो सकती है, सियासत उससे बाहर रह के भी हो सकती है। अगर कहीं पर कोई बंदा ऐसा हुआ जो जिसकी बातों में सच्चाई हुई, क्रेडिबिलिटी हुई, तो हमारी थोड़ी ज़ुबान पे ऐसी कदगने हैं कि हम उसको नहीं कहेंगे सच्चा है, सही है। लेकिन आज के समय में और पास्ट में हमें कोई वैसा बंदा दिखा नहीं कि जिसकी हिपोक्रेसी और डुअल पॉलिसी ना हो मेन स्ट्रीम में जी। वैसा बंदा हमें नहीं दिखा। जो बातें आज कह रहे हैं कल अपनी बातों से मुकर जाएंगे। आज कांग्रेस अच्छी हो गई, पहले कांग्रेस बुरी थी। जिनके साथ आज बीजेपी के रिश्ते ख़राब हुए हैं, पहले उनके लिए वो बड़े भाई थे, तो किसी के वो जो हैं जब वो परेशान होते थे तो उनको फ़ोन लगा के वो समझाते थे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। तो ऐसी हिपोक्रेसी के साथ आप किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल एक अनजस्टिफाइड सी जो है वो पॉलिटिकल जहाँ की है, जिसको हम अपने आप में जब जस्टिफाई नहीं कर सकते तो हम लोगों तक क्या जस्टिफाई करने के लिए जाएं? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया इमरान साहब आपका। प्रोग्राम है लेट्स टॉक। अगले प्रोग्राम में एक और अहम शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए आकिब खान के साथ मैं इमरान नाइक को अल्लाह हाफ़िज़।